वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीएसआई एंड नेट क्लासिकल मैकेनिक्स के डिस्कस कर चुके थे। इस सेशन में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 11 is on your screen as given. Now, first of all, we have to read the question, then we will answer this. A particle in टू डायमेंशनल होना चाहिए था यहाँ। डायमेंशंस इज इन पोटेंशियल Vx is equal to x plus 2y. Which of the following apart from the total energy of the particle is also constant? So इनमें से कौन सी क्वांटिटी टोटल एनर्जी के अलावा भी कांस्टेंट होगी? सो हम जानते हैं कि किसी भी चीज के कांस्टेंट होने के लिए उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, लेटर से ए को हैमिल्टोनियन के साथ में उसका कैनोनिकल ब्रैकेट 0 होना चाहिए। सो क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन दे रखा है, सो हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m y डॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विच इज x प्लस 2y। नाउ और अगर हम लैग्रेंजियन लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन में दे रखा है और इनके आपस में भी कोई ऐसा डिपेंडेंस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली राइट Lagrangian as kinetic energy minus potential energy x plus 2y. So from here px will be equal to mx dot. Similarly py will be equal to my dot. P is usually del L by del Q dot. Okay. So now हमको वन बाय वन ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हैमिल्टोनियन के साथ में कैनोनिकल ब्रैकेट 0 देता है। सो फॉर ऑप्शन 1 पी वाई माइनस 2px is equal to 0, comma h bracket is equal to 0. So we know that हैमिल्टोनियन में जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है उसको हम px स्क्वायर अपॉन 2m और py स्क्वायर अपॉन 2m लिख पाएंगे। सो वो py और px के साथ में कम्यूट करेगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म होगी वो कौन से किसके साथ कम्यूट करेगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन सा है। सो यहाँ पे सिंपली px माइनस 2py कोमा x प्लस 2y लिखना गलत नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ में मोमेंटम यूजुअली और इस पर्टिकुलर केस में भी कम्यूट करेगा। सो दिस विल बिकम py कोमा 2y माइनस यहाँ पे x आएगा, जस्ट सेकंड मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, py माइनस 2px माइनस 2px कोमा x। py x के साथ में भी 0 होगा और px y के साथ में भी 0 होगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दोस टर्म्स क्योंकि हमको क्वेश्चन कम से कम स्टेप में और जल्दी से जल्दी करना है। सो 2py कोमा y माइनस 2px कोमा x। सो दिस विल बिकम माइनस आयोटा एच के, और आयोटा नहीं आएगा क्योंकि ये क्लासिकल टर्म्स में बात हो रही है। सो आयोटा नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा ओनली, और एच कैट भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। सो दिस विल बिकम ओनली -1 -2, this will also become -1. So this is equal to -2 minus minus plus 2 which is equal to 0. So the first option is matching. So the correct option is option 1. आप चाहे तो आगे वाले ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, बट हमको हमारी किस्मत अच्छी है तो हमको ऑप्शन 1 ही करेक्ट मिल गया। आप चाहे तो आगे वाले ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं।
Let's move to the question number 12. First of all, we have to read the question. So, question number 12 came in CSI June 2017. Question states that Hamiltonian दे रखा है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x और जनरलाइज्ड मोमेंटम p है, ये पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन दे रखा है. Alpha, beta, omega are constant. The corresponding Lagrangian is. So, Lagrangian निकालना है, तो so we know that Lagrangian is equal to x dot p minus h. और इसको हम यूजुअली लिखते हैं h is equal to x dot p minus l. ये हैमिल्टोनियन को लेग्रांजियन से निकालने का तरीका है, और ये तो हम बस इसको रिप्लेस कर देंगे तो लेग्रांजियन भी इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा. सो नाउ यहाँ पे हमको ये पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन दे रखा है, और हमको क्योंकि हम जानते हैं लेग्रांजियन हमेशा एक्स डॉट की फॉर्म में होता है, बट हैमिल्टोनियन पी की फॉर्म में होता है. सो टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम, एक्स डॉट और पी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, एक्स डॉट और पी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए वी विल यूज हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन. सो x dot will be equal to del h by del p, and p dot is equal to minus del h by del x. So यहाँ पे x dot की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, so h का p के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x वाली टर्म्स बिल्कुल चेंज नहीं होगी. सो फर्स्ट टर्म विल बिकम अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2p अपॉन 2 1 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 0, क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्म्स में कोई भी p वाली टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई. सो x डॉट विल बिकम अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस p अपॉन 2 नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 बीटा एक्स. नाउ अगर हम p की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, सो p विल बिकम x डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 बीटा एक्स. नाउ अब हमको लेग्रांजियन की वैल्यू फाइंड करनी है. So we'll write Lagrangian is equal to x dot p minus h. x dot p की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 1 से रख देंगे. So this will become x dot minus alpha x square, और रादर पहले हम अगर p में ही सोल्व कर लेंगे तो हम लास्ट में p की जगह पे p की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे. So we'll use only p to solve this. Just a second. Now, so this will become और हम पूरे को p के टर्म्स में सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम p की वैल्यू रख देंगे, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, p की जगह पे x डॉट रखे और फिर हैमिल्टन में भी p की वैल्यू रखेंगे, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. दैट्स व्हाई विल यूज x डॉट की जगह पे p को रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज इक्वेशन 2 मान लेते हैं. इससे अगर हम x डॉट की वैल्यू रखें तो दिस विल बिकम x अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस p अपॉन 1 प्लस 2 बीटा एक्स मल्टीप्लाइड बाय p माइनस h की वैल्यू हो जाएगी अल्फा एक्स स्क्वायर p प्लस p स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. नाउ this will be equal to alpha x square p plus p square upon 1 plus 2 beta x minus alpha x square p minus
p square upon 2 1 plus 2 beta x minus 1 by 2 omega square x square. Now we have to solve this further. So let's solve. तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक. अल्फा एक्स स्क्वायर से p से अल्फा एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं है. सो p स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स बच जाएगा. अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ना ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम एक बार के लिए भूल जाएंगे क्योंकि इसमें p की वैल्यू नहीं रखनी, बट इसको रहने देते, कोई दिक्कत नहीं. इज इक्वल टू p स्क्वायर. अब p की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 यानी कि ये p की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखी है. यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे. सो दिस विल बिकम x डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. नाउ 1 प्लस 2 बीटा एक्स की पावर 2 है तो 2 एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ x डॉट माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा एक्स अपॉन 2 minus m omega square x square. So the correct option is option 1 again. थोड़ा कैलकुलेशनल वे में लेंदी था, but the question was easy. Let's move to the question number 13. Now this question is a good question. Question number 13 came in June of 2017. Now एनर्जी दे रखी है governed by Lagrangian disk, one dimensional motion है k n r disk. You know the time period of the oscillation tau satisfied. This is the best question for today. Best question. Now अगर आप चाहे तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ और अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ. सो लेट्स डू द होल कैलकुलेशन. नाउ व्हाट वी नो, हमको टाइम पीरियड की ऑफ ऑसिलेशंस की ई पे डिपेंडेंस बतानी है, यानी कि सॉरी के पे डिपेंडेंस और ई पे डिपेंडेंस बतानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कौन सा रिलेशन में से सेटिस्फाई करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमको अब ये जो पर्टिकुलर लेग्रांजियन है, दिस पर्टिकुलर लेग्रांजियन for n is equal to 1 it is for simple harmonic oscillation, but for n greater than 1 it is not for a simple harmonic oscillator. These are the ये एक oscillatory motion तो होगा but simple harmonic oscillatory motion नहीं होगा. So to solve this we know that for simple case I am taking for n is equal to 1, this this represents a simple harmonic motion. Now what is happening here is कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम कैलकुलेट कर ले, सो अगर हम टी नॉट मान ले इसको तो टी नॉट कैलकुलेट कर ले तो 4 टाइम टी नॉट विल बी इक्वल टू टाउ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, देन अगेन इट विल कम हियर, देन अगेन go here and will come here. So this will be 4 times T naught. Now to find T naught, what we are going to do is we are first of all
हमको अभी टी नोट फाइंड करना है। तो टी नोट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो टी नोट हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल बेसिक फॉर्मूला से, विच इज की अगर हमको इसकी वेलोसिटी पता है यहाँ से यहाँ तक में, सो विल राइट द वेलोसिटी फर्स्ट। सो वेलोसिटी विल बिकम v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब हमको डेल्टा टी फाइंड करना है, यानी कि टी नोट जो भी इसके बीच का टाइम है वो फाइंड करना है। सो फ्रॉम हियर dt will be equal to dx by v, which can also be written as x dot. Now 4 t naught क्या हो जाएगा? 4 t naught will be equal to 4 times integration of dx upon x dot। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? x यहाँ फॉर दिस पर्टिकुलर मीन पोजीशन के लिए x की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, x मैक्सिमम होगा यहाँ पे। सो 0 से x मैक्स तक। So we'll get, this is how we'll get the total time period. Remember this formula. This is a good formula. एग्जाम में काम नहीं आया, बट जनरल क्यूरियोसिटी के लिए अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पे एक्स डॉट आएगा। नाउ अब हमको एक्स डॉट की वैल्यू चाहिए। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स डॉट? तो इस लेग्रांजन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम हैमिल्टोनियन लिखें, सो एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू, विच इज इक्विवेलेंट टू हैमिल्टोनियन, विच इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स टू एन, एक्स टू द पावर टू एन। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कोई भी ऐसा कपलिंग टर्म्स नहीं दे रखे, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना। अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर रिलेशन से, यानी कि इक्वेशन 1 से अगर हम एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो एक्स डॉट की वैल्यू निकल के क्या आएगी? सो एक्स डॉट विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और टाइम भी कम है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली, x dot will be equal to root of 2 by m e naught minus half k x to the power 2n. Yes, this will be equal to this. Now हमको इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए x मैक्स की वैल्यू भी चाहिए, x डॉट के साथ x मैक्स की वैल्यू भी चाहिए। सो फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, x मैक्सिमम जहां पर भी होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0, और टोटल एनर्जी जो है यानी कि ई नोट जो है, दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस शुड बी इक्वल टू एक्स मैक्स पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हम यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, सो एक्स मैक्स विल बी इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन के टू द पावर 1 by 2n। नाउ अब हमको टाउ निकालना है, सो विल फाइंड आउट टाउ। टाउ विल बी इक्वल टू 4 टाइम टी नॉट will be equal to 4 times this integration, which is from 0 to x max, क्योंकि x max की वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओनली x max। x max की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहा है, dx अपॉन 2 अपॉन m e नॉट माइनस हाफ के x टू द पावर 2n। नाउ अब हमको इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल? हमको कुछ कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। अब हमको बस इस टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आंसर होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस आउट? विल टेक ई नोट एज कॉमन। अगर हम ई नोट को कॉमन ले लेंगे, और 2m ये कुछ भी इंटीग्रेशन में यूजफुल नहीं है, सो विल राइट दिस ऑल एज m अपॉन 2 ई नॉट
0 to x max dx upon 1 minus k upon 2 e naught x to the power 2n. नाउ हमको पता है कि x max की वैल्यू 2 e naught upon k to the power 1 by 2n दे रखी है. So what we are going to do? So अगर हम x to the power 2n is equal to x to the power 2n is equal to हम क्या रिप्लेस करें यहाँ पे तो ये सोल्व हो पाएगा. सो अगर हम x to the power 2n लेट्स सी, मुझे भी इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ में इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो x to the power 2n is equal to, अगर हम और रादर ऐसा नहीं करके हम अगर क्या रिप्लेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, फॉर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल. अगर हम हाँ, अगर हम x इज इक्वल टू, हमारी इच्छा से अगर हम इसको ले ले 2 e naught by k to the power 1 by 2n into y, then this whole term will become, अब x आ गया तो हमको dx भी निकालना पड़ेगा. सो dx will be equal to, क्योंकि बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है, this will be equal to 1 by 2n times dy. Now another thing is that हमको इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट हमको ई नॉट की टर्म्स में हमको इसकी डिपेंडेंस की जरूरत है. That's why we are solving for proportionality only. So let's move on. This is going to be a very tough integral, but let's see how far we can go. Now tau is equal to 4 root m upon 2 e naught 0 to, अब x max की वैल्यू हम जानते हैं 2e upon k naught to the power 1 by 2 है. So we'll write this only as whatever the value for y is y. Let's see whatever is y. हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ डिपेंडेंस चाहिए. So this will become 2 e naught by k to the power 1 by 2n into dy divided by root 1 minus k 2 e naught multiplied by x to the power 2n की वैल्यू हो जाएगी 2 e naught by k multiplied by y to the power 2n. So 2e से 2 cancel, k से k cancel. So this whole integral will become tau is equal to, how the dependence of e naught and t is. So we'll check that only. So this, sorry. Now I'll write tau is equal to 4 root m upon 2 e naught multiplied by root 2e by k to the root नहीं है, so I'll not write root. I'll remove the root. So 2e upon k to the power 1 by 2n. और इसका इंटीग्रेशन में जो भी है, if we write this, so if we integrate this
तो ये बच जाएगा 0 to y dy अपॉन √1 माइनस y टू द पावर 2n। हम सिर्फ टाउ की e और k के साथ प्रोपोर्शनलिटी में इंटरेस्टेड है। सो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर -1/2n मल्टीप्लाइड बाय ई नोट की पावर में आ जाएगा 1/2n -1/2। नाउ टू सॉल्व दिस विल राइट proportionality k to the power -1/2n e naught, this will be equal to n minus 1/2n कॉमन लिया तो n माइनस, और अदर दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा लेट कर रहा है। हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2n अपॉन 4n, और उसको करेंगे तो 1 माइनस n अपॉन 2n। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। अब बड़ी बात यह है कि आपको इस फॉर्मूले को पर्टिकुलरली याद कर लेना है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दिस इज फॉर 2n, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। सो हमको vx यहाँ पे जो दे रखा था वो दे रखा था kx टू द पावर 2n whatever the k was। so for kx to the power n x to the power n वाले पोटेंशियल्स के लिए हमको 2n को n प्राइम से रिप्लेस करना पड़ेगा। so tau will be proportional to k to the power -1 by n prime, and e will be equal to 1 minus n prime by 2 divided by 2 multiplied by n prime by 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tau will be proportional to k 1 by n prime e 2 minus n prime by 2n prime। so this is your final formula। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद ही कर लेना है ताकि फ्यूचर में भी इस फॉर्मूले का यूज़ किया जा सके। इफ़ आई मेड सम मिस्टेक देन यू आप बैठ के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर स्क्रीन एज फॉलोज। एक हैमिल्टोनियन सिस्टम डिस्क्राइब कर रखा है। फॉर दैट पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन सिस्टम, ये भी 6 जून 2016 में ही आया था। Hamiltonian system is described by a canonical coordinates q and p. The coordinates q is defined as qt something something, where t is time, यानी q को टाइम पे डिपेंडेंट एक एक्सप्रेशन दे रखा है। That is the new coordinate is a combination of old coordinate and momentum shifted at a shifted time. The canonical momentum pt can be expressed as, हमको canonical momentum फाइंड आउट करना है। सो अब अगर आप इसको बाय मेथड करने जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। मैं आपको इसको करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सो द न्यू कैनोनिकल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मतलब जो भी मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे पीटी की कोई भी वैल्यू हो, दैट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इट शुड बी इक्वल टू 1। सो अगर आप मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला या ये वाला शॉर्ट मेथड यूज करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि क्यू टी की वैल्यू ये दे रखी है। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हम ये ऑप्शन 1 चेक करेंगे, सो ऑप्शन 1 इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई द क्यू के साथ पी का 1 हो जाएगा, पी के साथ क्यू का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 2।
इसके साथ में अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2। आप करके देख सकते हैं ना। पी के साथ में अगर आप इस पी के साथ में करेंगे तो अगेन ये रिजल्ट दे देगा -2। आप करके देख लेना, मैं जस्ट बता रहा हूँ, हो सकता नहीं दे -2। और इसके साथ तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि -2 नहीं देगा, क्योंकि आई एम टेलिंग, क्योंकि यहाँ पे -t - τ है। t - τ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम ही डिपेंडेंस होनी चाहिए, तभी इस पर्टिकुलर की वैल्यू 1 भी आ सकती है। सो थर्ड वाला ऑप्शन भी सीधे नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें t - τ दे देगा। सो ये वैल्यू भी नहीं हो सकता। बट अगर हम ऑप्शन 4 के लिए चेक करें तो दिस विल बी इक्वल टू q t प्लस टाउ। स्पेस कम है तो मुझे थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा। q t प्लस टाउ प्लस p t प्लस टाउ मल्टीप्लाइड बाय कोमा, मल्टीप्लाइड बाय नहीं, p t प्लस टाउ माइनस q t प्लस टाउ, दिस होल शुड बी इक्वल टू 1। सो हम q को सिर्फ q के साथ में लेंगे, 1/2 को बाहर ले लेते हैं पहले से। सो 1/2 बाहर आ गया। q को p के साथ में, q को q के साथ में लेंगे तो 0 हो जाएगा, q को p के साथ में लेंगे तो 1 आएगा। सो q t प्लस टाउ कोमा p t प्लस टाउ प्लस और अदर माइनस p t प्लस टाउ कोमा q t माइनस टाउ, t प्लस टाउ, सॉरी, ये माइनस q माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना CSI दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन आया था। आपको इस Vx के कोरस्पॉन्डिंग Vx इक्वल टू इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। तो इसको करना बहुत आसान है, आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करने पे ध्यान देना है। सो अगर Vx को हमको चेक करना है कि जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी V जीरो, जहाँ पे भी V मिनिमम होगा वहाँ पे मोमेंटम शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो V कहाँ पे जीरो होगा, वी कैन सी दैट V जीरो होगा at x is equal to 0. So at the center, the phase space trajectory must be 0. So phase space trajectory में तो अगर यहाँ v is equal to 0 है तो जो मोमेंटम है that should be maximum. So by that logic अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये 0 पे 0 हो रहा है, so this should be wrong. Now सेकंड ऑप्शन में p is equal to x is equal to 0 पे p is not equal to 0 और मैक्सिमम ही आ रहा है, so this could be right. Let's move to the next option, which is third option. Third option में अगर p x is equal to 0 पे p भी 0 हो रहा है, so this should be wrong. यहाँ पे p भी 0 हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। नाउ सेकंड ऑप्शन कुड बी राइट, बट फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन गलत क्यों होगा, क्योंकि दिस इज फॉर बाउंड पाथ्स ओनली, दिस इज फॉर बाउंड पाथ, बाउंड पाथ हुआ, यानी कि ये इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और ऑल्सो वी कैन सी, अगर आप इस पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे, आप चाहे तो अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास टाइम का थोड़ा कंस्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ। इस कर्व का ग्राफ ऐसा आएगा। सो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे वी एक्स है, यहाँ पे एक्स है। सो उस केस में जो जो और दो दो जगह पे ये जीरो भी हो रहा है,
बट हम जैसा कि फोर्थ वाले कर में दे सकते हैं, ये कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो, सो दिस शुड बी रॉन्ग एंड योर ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट.